आज हम बात करेंगे धातु एवं अधातु वाले अध्याय से। टॉपिक होगा धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति प्रकृति में उसके क्रियाशीलता के आधार पे निर्धारित होती है। जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं वे दूसरे तत्वों के साथ किसी न किसी रूप में यौगिक बना करके प्रकृति में भूपर्पटी पर उपस्थित होती हैं, और जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं या जिनकी क्रियाशीलता कम होती है वे धातुएं मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। तो धातुओं को प्रकृति में दो रूप में प्राप्त करते हैं। एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। कभी कभी ये धातुएं जैसे सिल्वर भी, चांदी, ये दोनों रूप में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। जो दूसरा जो प्रकार है वह है संयुक्त अवस्था। और संयुक्त अवस्था में जो धातुएं मिलती हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, अर्थात जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं वो प्रकृति में किसी दूसरे धातुओं के साथ, तत्वों के साथ संयुक्त रूप में, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम। ये धातुएं संयुक्त रूप में उपस्थित रहती हैं यौगिक के रूप में। कुछ धातुएं दोनों रूप में पाई जाती हैं, संयुक्त रूप में भी और मुक्त रूप में भी, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन। और आयरन संयुक्त रूप में भी पाया जाता है। तो दो रूप में हम प्रकृति से धातुओं को प्राप्त करते हैं। अब बात हम करते हैं कि ये किस तरीके से प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। तो प्रकृति से जो धातुओं को प्राप्त करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उसमें कुछ प्रमुख शब्द है, जैसे अयस्क, और अयस्क से पहले खनिज, और एक और महत्वपूर्ण टर्म होगा वह होगा गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स। इसकी हम बात कर लें कि ये क्या होता है। तो खनिज, जैसा कि आप जानते हैं कि धातुओं के प्राप्ति का जो स्रोत है वह पृथ्वी का भूपर्पटी है, पृथ्वी है, और उस भूपर्पटी में धातुएं संयुक्त रूप में या मुक्त रूप में पाई जाती हैं। तो जहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं संयुक्त रूप में, तो भूपर्पटी का वह भाग खनिज कहलाता है। धातुओं के प्राप्ति के लिए भूपर्पटी का जो भाग उपयोग किया जाता है उसको हम खनिज कहते हैं। और दूसरा अयस्क का मतलब है कि, और जो दूसरा जो शब्द है, टर्म्स है, वह है अयस्क। तो अयस्क का मतलब है कि धातुएं
खनिज के जिस भाग से आसानी से प्राप्त की जाती हैं, कम खर्चे में प्राप्त की जाती हैं, कम श्रम से प्राप्त की जाती हैं, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होती हैं, तो खनिज के उस भाग को अयस्क कहते हैं। तो खनिज अयस्क। और तीसरा जो शब्द है वह गैंग है। अधात्री भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स तीनों एक ही है। यह अयस्क में धातुओं के साथ उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उनको गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। खनिज, खनिज का मतलब है कि जो भाग भूपर्वटी का, पृथ्वी का, जहाँ से धातुएं प्राप्त होती हैं उसको खनिज कहते हैं। और खनिज के उस भाग को जहाँ से कम श्रम से, कम लागत पर, कम खर्चे में धातुओं की प्राप्ति होती है उसको अयस्क कहते हैं। और अयस्क में धातुओं के साथ उपस्थित अन्य जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इन तीनों की परिभाषा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीन परिभाषा हमने लिखा है। एक तो खनिज, खनिज की परिभाषा में लिखा है पृथ्वी के जिस भाग से धातुएं यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं उनको खनिज कहते हैं। और दूसरा जो परिभाषा हमने लिखा है वह है अयस्क। अयस्क अभी जैसा हमने बताया कि खनिज का वह भाग है जिससे धातु आसानी से, कम लागत तथा श्रम से प्राप्त होता है, उसको अयस्क कहते हैं। जैसे कापर पायराइट, यहाँ पर लिख रहे हैं कापर पायराइट, पायराइट CuFeS2, CuFeS2 कापर पायराइट। ये जो अयस्क है यह कापर का भी अयस्क है और आयरन का भी अयस्क है। इसी तरीके से गैलेना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैलेना, गैलेना PbS, ये लेड का अयस्क है। Pb लेड का अयस्क है, इसको गैलेना कहते हैं। इसी तरीके से बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है और Al2O3 × 2H2O ये एल्युमिनियम का अयस्क है और इसको बॉक्साइट के रूप नाम से हम जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अयस्क हैं एल्युमिनियम के, लेड के, कापर के, आयरन के। तो और तीसरा जो परिभाषा हमने लिखा वह लिखा है गैंग का। अधात्री भी इसको बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स। जब खनिज से हम धातु प्राप्त करते हैं तो उस दौरान हमको धातु के साथ पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, बालू मिलते हैं। ये अशुद्धियों, इन अशुद्धियों को हम गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये टर्म्स है जो धातु कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। अब शब्द आ गया धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो धातु कर्म, धातु कर्म का अभिप्राय है कि जब हम धातु प्राप्त करते हैं उस धातु को प्राप्त करने के दौरान हमें जिन जिन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन जिन तकनीकों को, वो तकनीकें चाहे भौतिक तकनीक हो चाहे रासायनिक तकनीक हो, तो उन तकनीकों को हम सम्मिलित रूप से धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो इन तकनीकों में प्रमुख तकनीक या जो मुख्य मुख्य तकनीकें हैं वो ये हैं, जैसे अयस्क का को पीसना, पहला अयस्क को पीसना, जो चट्टान के रूप में या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े के रूप में जो प्राप्त होता है उसको जब पीसते हैं तो वो अयस्क का पीसना कहलाता है। फिर दूसरा जो स्टेप आएगा, चरण आएगा,
वह अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण, इसके भी बहुत सारे चरण हैं सांद्रण करने का, अभी हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो है ये है भर्जन, चौथा है निस्तापन, फिर पांचवा है प्रगलन, छठवां है धातु का शोधन, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। तो इन चरणों को हम सम्मिलित रूप से धातु कर्म के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक चरण को लेकर के चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम एक एक चरण को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे पहले है अयस्क को पीसना। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अयस्क खनिज से प्राप्त होता है वह बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होता है। उसको तोड़ करके या मशीनों के द्वारा उसको महीन बारीक पिसाई की जाती है और इस प्रक्रिया को अयस्क को पीसना कहते हैं। जो दूसरा चरण है वह अयस्क का सांद्रण है। और अयस्क का सांद्रण का मतलब है कि जो प्रमुख रूप से जो मुख्य अशुद्धियाँ हैं अयस्क में उपस्थित हैं, उन अशुद्धियों को दूर करके उस अयस्क में धातु की सांद्रता को बढ़ाने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और अयस्क के सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण से हम ऐसे धातुओं को सांद्रित करते हैं, ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिसकी प्रकृति चुंबकीय प्रकृति होती है। इसको एक विशेष प्रकार के उपकरण के द्वारा हम उसमें से चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय अवयवों को पृथक करते हैं और इस तरीके से उसको सांद्र करते हैं। दूसरा गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें उपस्थित अशुद्धियाँ या उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनके घनत्वों में और धातु के घनत्व में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और इस तरीके से पीसे हुए अयस्क को उसमें पानी डाल करके और जब उसको मिलाते हैं तो जो भारी या जिनका गुरुत्व ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और इस तरीके से उनको पृथक्करण किया जाता है और इस तरह से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फिर तीसरा है झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि, इस विधि से ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनको जो अलग अलग द्रवों के साथ भीगने के प्रकृति दर्शाती हैं। इस विधि से विशेष रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को बारीक पीस करके उसको बहुत बड़े टैंक में भर देते हैं, उसमें तेल और पानी मिला देते हैं और उसमें नीचे से वायु प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से जो सल्फाइड है वह तेल के द्वारा और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वह पानी के द्वारा भीग करके पृथक होती हैं और उनको फिर हम अलग कर लेते हैं और इस तरीके से झाग प्लवन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है।
तो ये दूसरा चरण जो था अयस्क का सांद्रण, इस तरीके से अयस्कों का सांद्रण करते हैं, यानी उसमें से प्रमुख अशुद्धियों को पृथक करते हैं। फिर जो तीसरा चरण आता है वह है धातु का पृथक्करण। धातु का पृथक्करण और इस स्टेप में, चरण में भर्जन आता है, निस्तापन आता है और प्रगलन आता है। ये क्या है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। निस्तापन धातुओं के निष्कर्षण का एक चरण है, तरीका है। इसमें जो सांद्रित अयस्क है, उस सांद्रित अयस्क को वायु के नियंत्रित मात्रा में या वायु के अनुपस्थिति में उन धातुओं के गलनांक से नीचे जब गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ है वह पृथक हो जाता है और इस तरीके से उसमें जल जैसी अशुद्धियाँ या नमी जैसी अशुद्धियाँ उसमें से पृथक हो जाती हैं। तो इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे से पहले इसका परिभाषा मैं लिख रहा हूँ कि सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति या नियंत्रित मात्रा में गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाता है। निस्तापन कहलाता है। इससे नमी, वाष्प जैसी अशुद्धियाँ पृथक होती हैं। जैसे बॉक्साइट का अभी हमने सूत्र लिखा था Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और इसको जब हम गर्म करते हैं यानी निस्तापन इसका जब कराते हैं तो इसमें से जल जैसी अशुद्धि पृथक हो जाती है। तो इसको गर्म करते हैं, गलनांक से नीचे निस्तापन की क्रिया कराते हैं तो Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल ये पृथक हो जाते हैं। यह क्रिया निस्तापन कराती है। इसी तरीके से लिमोनाइट जो लोहे का अयस्क है, लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O, यह आयरन का अयस्क है, लौह अयस्क है और इसको जब हम गर्म करते हैं, निस्तापन इसका कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड ये पृथक होता है और जल भी इसके साथ अलग हो जाता है H2O। तो यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। अब हम बात करेंगे धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित जो एक और चरण है और बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिसका नाम है भर्जन।
तो भर्जन एक प्रक्रम है और इस प्रक्रम में भी सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। इसमें निस्तापन के तुलना में अंतर ये होता है कि इसमें वायु का नियंत्रित मात्रा या अनुपस्थिति नहीं होती है, वायु की उपस्थिति होती है। तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाता है। और भर्जन से अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ दूर होती हैं और उसमें जो आंशिक रूप से जो नमी उपस्थित होता है वह भी वाष्पित हो जाता है और इस तरीके से उसमें और अशुद्धि को हम पृथक कर पाते हैं। तो इससे आर्सेनिक जैसी अशुद्धि दूर होती है। जैसे कापर पायराइट Cu, अभी हमने लिखा था CuFeS2, ये कापर पायराइट आयरन का और तांबे का अयस्क है और इसको सांद्रित करके परावर्तनीय भट्टी में रखकर उसके गलनांक से नीचे वायु के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो कापर पायराइट में उपस्थित सल्फाइड जैसी अशुद्धियाँ पृथक होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। 2CuFeS2 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में इक्वल टू Cu2S प्लस 2FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये पृथक होता है। फिर Cu2S ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीकृत होता है और 2Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक होता है। इसी तरीके से फिर 2FeS प्लस 3O2 इक्वल टू 2FeO प्लस 2SO2, फिर सल्फर डाइऑक्साइड इससे पृथक हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका भर्जन कराते हैं। अयस्क में जो उपस्थित सल्फर है तथा आर्सेनिक है वे अशुद्धियाँ इस भर्जन के द्वारा पृथक होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में और आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। फिर जो अगला जो चरण आता है उसको हम कहते हैं प्रगलन। यह भी धातु के निष्कर्षण का एक प्रक्रम है। तो प्रगलन में क्या होता है आइए देखते हैं। प्रगलन ये प्रगलन की क्रिया क्या है? प्रगलन की क्रिया के द्वारा हम निस्तापित और भर्जित अयस्क में जो अभी निस्तापन और भर्जन के द्वारा जो हमने अयस्क प्राप्त किया उस अयस्क में कोक, कार्बन तथा किसी उचित गालक को मिला करके जब हम उसको उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो इससे
उस अयस्क में पिघलने वाली गलने वाली अशुद्धियाँ गलित रूप में पिघल करके पृथक होती हैं और यह क्रिया विशेष प्रकार के भट्ठी में कराया जाता है जिसको वात्या भट्ठी कहते हैं। तो वात्या भट्ठी में किसी उचित गालक की उपस्थिति और कोक के साथ भर्जित और निस्तापित अयस्क को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इससे उसमें उपस्थिति अशुद्धियाँ जो अगलनीय थी वह गलित अवस्था में पृथक हो जाती हैं। तो जैसे अच्छा, इसकी परिभाषा हमने लिखा नहीं, परिभाषा है कि निस्तापित तथा भर्जित अयस्क को कोक के साथ कोक तथा उचित गालक के साथ उच्च ताप पर गर्म करना, यह प्रगलन कहलाता है। और इससे उसमें जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं वह गलित अवस्था में पृथक होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आयरन जो हेमेटाइट से प्राप्त होता है, हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क है Fe2O3। यह आयरन अयस्क से उसको सांद्रित करते हैं, फिर निस्तापित करते हैं, फिर भर्जित करते हैं और उसमें कोक तथा चूना पत्थर मिला करके उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह इस प्रकार से क्रिया होती है। प्लस कार्बन कोक = 2Fe + 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये पृथक होता है। तो इस तरीके से प्रगलन के द्वारा हम अयस्क का पृथक्करण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। एक इसमें शब्द आया था गालक। तो गालक क्या है? गालक वे पदार्थ हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने का कार्य करते हैं, उनको गालक कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यह किस प्रकार का अयस्क है, अयस्क की प्रकृति कैसी है, उस अयस्क के प्रकृति के द्वारा गालक का चुनाव किया जाता है। जैसे अम्लीय गालक में सिलिका SiO2 सिलिका ये अम्लीय गालक है। क्षारीय गालक में कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये क्षारीय गालक कहलाते हैं। तो अम्लीय गालक और क्षारीय गालक दो प्रकार के हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार से हम धातुओं का निष्कर्षण प्रगलन के द्वारा करते हैं। फिर जब हमको ये धातुएं प्राप्त होती हैं, उन धातुओं में भी अभी इतने प्रक्रम के द्वारा भी बहुत सारी अशुद्धियों को हम दूर नहीं कर पाते हैं। उन अशुद्धियों को जो आंशिक रूप से उसमें उपस्थित होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम उसका धातु का शोधन करते हैं। तो धातु का शोधन क्या है, इसको हम अगले सेशन में बात करेंगे। जो टॉपिक रहेगा हमारा धातु का शोधन। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।